लेवल वाइज देखें हम तो बहुत ही इजी पड़ता है एनआईओएस का पेपर कंपेयर टू सीबीएसई। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिलेगा जिसमें साइन 2 है जैसे आ जाता है तो 2 साइन है कॉस है ऐसे लिख सकते हैं। ऑलरेडी जो आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी में वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया जाता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हाथ पीछे ले जाकर हम टाइम इंटरवल डेल्टा टी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इंपल्स के कंसेप्ट में आपको सिखाया जाता है। लैंडस्लाइड, ऊपर से पत्थर गिरा ऊंचे पहाड़ से, उसमें बहुत सारी एनर्जी दूसरे पत्थर से टकराया, उसको भी लुढ़का दिया। इन दोनों ने दो और से टकरा कर उनको भी लुढ़का दिया। तो इसमें एक डायग्राम हम बनाएंगे, बॉल को गिरते हुए दिखाएंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल है mgh। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर विवेक तापड़िया। और बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनआईओएस का फिजिक्स का पेपर कैसा आया, क्या इसका लेवल है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस आए फिजिक्स में वो किस तरह से आंसर करने थे और क्या सॉल्यूशंस हैं उनके, वन बाय वन हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बच्चों जो बेसिक डिफरेंस आता है फिजिक्स एनआईओएस और फिजिक्स सीबीएसई, तो लेवल वाइज देखें हम तो बहुत ही इजी पड़ता है एनआईओएस का पेपर कंपेयर टू सीबीएसई। सीबीएसई फिजिक्स तो हर जगह अखबार में भी छपा है, आपको पता है हिस्ट्री पूरी कि सीबीएसई फिजिक्स उसमें एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं 12th में। तो एनआईओएस का लेवल हम देखते हैं इस पेपर के थ्रू। ये जो मैं सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेट G1 है, 43 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के लिए हैं और 3 घंटे का ये पेपर होता है। आपको शुरू में 15 मिनट एडिशनल दिए जाते हैं। ये पेपर आपका स्टार्ट होता है 2:15 बजे और 2:30 से लेकर 5:30 तक का टाइम होता है, 3 घंटा। जैसे सीबीएसई जो पेपर है वो आपका 10:15 10:15 बजे स्टार्ट हो जाता है और 10:30 से लेकर आपका 1:30 बजे तक का टाइम होता है। तो बाकी चीज़ें सेम है इसमें। तो इस पेपर में आप देखेंगे 16 एमसीक्यू हैं, सेम एज इन सीबीएसई। सीबीएसई में भी ऐसा होता है। तो 16 एमसीक्यू हैं, पर यहाँ बच्चों ऑब्जेक्टिव थोड़े ज़्यादा हैं। यानी ये सेक्शन ए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। तो पैसेज वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल आते हैं। और बाकी हम देखें सेक्शन बी में जो हैं 2-2 नंबर के 9 सवाल हैं, 3 नंबर के 4 सवाल हैं, तो 30 नंबर का कंटेंट ये हो गया। उसके बाद 5 नंबर के सिर्फ 2 सवाल एनआईओएस में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फोर्स। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशन से है। हम देख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ml/t-2 जो कि मैच होती है फोर्स से। तो ये तो है, न्यूटन भी है, kgf भी कह देते हैं हम, किलोग्राम फोर्स, पर किलोग्राम वो यूनिट नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हुआ बच्चों हुआ डी। ये आपको ध्यान रखना है, नॉट, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ट्वाइस। m को आपने डबल कर दिया है। इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, F अभी भी उतना ही है, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। M को आपने डबल कर दिया, अप्लाइड फोर्स सेम है। फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो A है F/m। तो क्योंकि मास डबल कर दिया, एक्सेलरेशन विल बिकम हाफ। ऑब्जेक्ट भारी हो गया। लाइट बॉडी ऑफ मास m एंड हैवियर बॉडी ऑफ मास 3m, दोनों के मास का रेशियो 1:3 है हमारे पास। सेम लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम सेम है। तो बोला उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों p²/2m। तो हम देख रहे हैं मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारा जवाब बनता है C, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। हम जानते हैं बबल में 2 सरफेसेस हैं, इनर एंड आउटर। तो इसका एक्सेस प्रेशर 4T/r होता है, पर यहाँ आपको r नहीं दिया, डायमीटर d दिया है बच्चों। डायमीटर d दिया, उसको r/2 लिखेंगे तो वो जो 2 का फैक्टर ऊपर जाएगा, उसकी वजह से आपका सही आंसर बनेगा B, 8s/d, जहाँ पे s सरफेस टेंशन है। प्रेशर ऑन द साइड वॉल ऑफ ए डैम। कोई डैम है, डेप्थ 100 मीटर है, एट इट्स बॉटम इज। तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए ρgh। प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं, ρgh। सीधे सीधे आप वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ρgh इसमें मतलब कैलकुलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, जैसे वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट है इन ए गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। कोई सा प्रोसेस है ऐसा
जिसमें वर्क डन 0 है ना, हम फर्स्ट लॉ ऑफ TD लगा के देख सकते हैं, और DQ लेस देन 0 है, यानी हीट निकल नहीं रही है, हीट नेगेटिव है। तो हीट नेगेटिव है और फर्स्ट लॉ अगर हम लगाते हैं तो उससे आपको साफ साफ पता चलता है, क्योंकि जो भी वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन तो 0 है, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली फंक्शन है इंटरनल एनर्जी का, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इस प्रोसेस में। नेक्स्ट है कार्नोट इंजन, वर्किंग बिटवीन, आपको टेम्परेचर दिए हुए आइस पॉइंट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में लिखेंगे 273.16, और एफिशिएंसी 0.68 एफिशिएंसी दी हुई है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आपको आता है कार्नोट इंजन के लिए 1 - TL लोअर एंड T हायर, तो इसमें वैल्यूज रख के हम सिंपली कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। सो आंसर इज 853 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस आप कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में रख के, बिकॉज इनको रखना तो केल्विन में होगा, वापस डिग्री सेंटीग्रेड में आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड बोलना ज़्यादा सही है, साउंड की स्पीड का क्या रहता है, तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस 30 डिग्री से कम है तो हम जानते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ये 0.61 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है। हाँ, टेम्परेचर का डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो हम V प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ कैपिटल T लेकर कैलकुलेशन करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट, 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू प्लस डेल्टा न्यू है, उनको सुपर इम्पोज किया गया है, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बीट फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर। जैसे 2 ट्यूनिंग फॉक आपने लिए 256 एंड 258, दोनों को एक साथ बजाएं तो हमें तेज और धीमे आवाज होती हुई सुनाई देगी 1 सेकंड में 2 बार। तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, डेल्टा न्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन ए स्टेशनरी वेव डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं जो नोड्स होते हैं वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और जो एंटी नोड्स होते हैं वहां पर मैक्सिमम होता है। सो मैक्सिमम एट एंटी नोड्स, 0 एट दी नोड्स। रेडियो वेव्स आर जनरेटेड, रेडियो वेव्स को जनरेट करने के लिए हम LC ऑसिलेटर यूज करते हैं। एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, इंडक्टर में वाइब्रेशन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये वाइब्रेशन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करते हैं थ्रू फ्री स्पेस इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव। तो हम यूज करते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, तो चार्ज एक्सेलरेटर हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मैचेस विद द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट होती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फिनोमेना ऑफ लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन में भी बनती है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस में भी बनती है, डिफ्रैक्शन यहाँ मौजूद नहीं है तो हमारा इसका सही जवाब बनता है डी, इंटरफेरेंस। यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, आपको दे दिया गया कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा M जो है वो A के बराबर है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का एक रेंज है, आप ये देख रहे हैं रेंज है √2 से 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 1, कितना होगा? यहाँ बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन, यानी पूरे पेपर में अगर मैं मानूं तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब जिसका लेवल ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे, हम प्रिज्म फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं मटेरियल की, तो म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2, और उसमें हम वैल्यू रख देंगे डेल्टा M की जगह A। तो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिलेगा जिसमें साइन 2A जैसे आ जाता है तो 2 साइन A कॉस A ऐसे लिख सकते हैं, तो उससे कैलकुलेट करके हम रेंज निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। तो उसमें तुम पाओगे कि प्रिज्म एंगल अगर 0 डिग्री है और मैक्सिमम 90 डिग्री, प्रैक्टिकली ऐसा ही प्रिज्म हम यूज करते हैं 0 से 90, तो ये रेंज आ जाएगी बच्चों A की वैल्यू डालने पर √2 से 2। नेक्स्ट, इन ग्राफ्स में आपसे पूछा है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑलरेडी जो आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी में वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया जाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हम कह सकते हैं। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वाला ग्राफ दिख रहा है, इंटेंसिटी 0 होने पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये वाला ग्राफ गलत हो गया ए, और बी सही हो गया, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं उन्हीं को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं।
इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सही आंसर तो ये है और एंड नॉट। कुछ बच्चे सोचते हैं नॉर एंड नैंड आर यूनिवर्सल गेट्स, उनके रिपीटेटिव यूज से हम फंडामेंटल गेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, बट फंडामेंटल गेट्स आर और एंड नॉट। नेक्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इम्पल्स के बारे में हम जानते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स में क्या होता है, फोर्स लगता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो यहां हम देख रहे हैं बैट हिटिंग द बॉल, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा है, जिसमें ये फील आ रहा है कि जब बैट जाकर बॉल को हिट करेगा तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगेगा, जिससे इम्पल्स क्रिएट होगा I = F डेल्टा T। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज पर बेस्ड है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल दे दिया उन्होंने, बॉल का मास दिया है 0.2 kg, स्टार्ट्स रोलिंग ऑन द ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड दी है, एंड कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है 10 सेकेंड के बाद। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बॉल का। और आपसे पूछ रहे हैं फोर्स कितना लगेगा, तो जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया आप यूज करेंगे F = ma, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्सेलरेशन को। बहुत ही सीधी सिंपल कैलकुलेशन है और आपको बड़े आराम से जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन बी 0.2 न्यूटन इतना फोर्स। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ऑप्शंस गिवन। सबसे अच्छी बात है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, यहाँ पर मैच द कॉलम भी आते हैं, जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यानी आपके बाएं हाथ का केले तो बहुत ही स्कोरिंग रहता है ये NIOS का पेपर। बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली और खूब सारे नंबर भर भर के। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स, यानी फ्लूइड्स की बात हो रही है, फ्लूइड डायनामिक्स की बात हो रही है, तो ये होता है बच्चों विस्कोसिटी, हम इसको कहते हैं, जिसकी वजह से लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सरफेस एनर्जी है वो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी को ही हम बोलते हैं उसको, तो पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड सरफेस एनर्जी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है जो सरफेस पर होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है एनर्जी कम करने के लिए नीचे की तरफ जाने की। तो इसीलिए एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस, जो खुली तरल की सतह है, वो व्यवहार करती है एक तनी हुई झिल्ली के समान, इट एक्ट्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसी की वजह से सरफेस टेंशन होता है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स आगे फिर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको पता है तेल को गर्म करेंगे तो पतला पड़ जाएगा, नहीं, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, यानी सक्सीडिंग पार्टिकल को प्रिसीडिंग पार्टिकल एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ चल रहा है, ठीक वैसे जैसे मार्च पास करते वक्त सैनिक कदम ताल मिला के चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। इसमें स्ट्रीम लाइंस बनती हैं, फ्लो को बोलते हैं लैमिनार फ्लो, परतदार। दूसरा इसके कॉन्ट्रास्ट में टर्बुलेंट फ्लो होता है। मैच दी कॉलम्स है ना, तो जीरोथ लॉ किससे मैच होता है, हमें मैच कराना। तो जीरोथ लॉ बताता है कि अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो ऑब्वियस है ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और फर्स्ट लॉ बताता है आपको किसको मेजर करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अनदर फॉर्म है फर्स्ट लॉ। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए का सेकंड और बी का फोर्थ। नेक्स्ट कार्नोट इंजन फिर से आ गया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हमने लिखा था, आपने देखा था। तो कार्नोट इंजन में कौन कौन से 4 मेजर प्रोसेस होते हैं, जैसे आप इसका डायग्राम दिमाग में लाएंगे, यानी वो ग्राफ दिमाग में लाएंगे, एडियाबैटिक होते हैं, 2 आइसोथर्मल होते हैं, तो सीक्वेंस जहां से भी आप स्टार्ट करें, सबसे पहले होगा उसमें आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा जिसका स्लोप गामा टाइम्स आइसोथर्मल कर्व होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, देन एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसका बन रहा है डी। इसी से रिलेटेड बी पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इसमें आप देखोगे आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन एडियाबैटिक, तो सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है कार्नोट इंजन के लिए। तो ऑप्शन बी हम देख रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये स्टेटमेंट आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। तो एग्जैक्ट पेपर को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एफिशिएंसी वाला स्टेटमेंट, तो एफिशिएंसी के हिसाब से आप बताएंगे कि कार्नोट इंजन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22. द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट इन ए वेव मोशन विच आर इन द सेम फेज. सेम फेज में दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की दूरी आप निकाल रहे हैं, तो वो दूरी को बच्चों कहते हैं हम वेवलेंथ. वेवलेंथ की डेफिनेशन है ये. ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव फ्रॉम, कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट होने पर फेज में चेंज आता है, फेज रिवर्स्ड हो जाती है, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है. तो डेंसर मीडियम से ऐसा होता है, रेयर मीडियम से कोई फेज में चेंज नहीं आता है. ट्रू फॉल्स भी बताने आपको, यानी पेपर इतना आसान है, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ. तो अगर कंडीशन दी होती तो बेटर होता, नहीं तो मैं क्वेश्चन को नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में डालूंगा. फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होती है E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V पोटेंशियल, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन ml. तो हम कहेंगे लेंथ पर डिपेंड कर रही है. पर अगर Vd इक्वल टू I अपॉन NEA यूज करता हूं तो वहां लेंथ का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, इसमें एक्सप्रेशन में लेंथ की टर्म नहीं आ रही है. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पोटेंशियल को कांस्टेंट मानते हैं तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पर अगर आप करंट को कांस्टेंट मानेंगे तो नहीं होगी. तो इसमें कंडीशन होनी ही चाहिए थी, पर हम डिफॉल्ट से ये मानते हुए कि हाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेल्स को आपने सीरीज में जोड़ा, जैसे कि आप रिमोट में भी जोड़ते हैं, खिलौनों में जोड़ते हैं, टॉर्च में जोड़ते हैं, टू एक्सटर्नल लोड, द इफेक्टिव ईएमएफ इंक्रीजेस. ऑब्वियसली 1.5 वोल्ट के दो सेल आपने सीरीज में जोड़े, वो दिखने में ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड पैरेलल है, पैरेलल नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, उसमें देखोगे अंदर कनेक्शन. तो ईएमएफ जुड़कर 3 वोल्ट हो जाता है. तो ये भी ट्रू है ऑप्शन, मतलब ये इसका पार्ट बी भी ट्रू है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ. मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं, तो वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो यहां आएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I इज गिवन बाय. तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, एक फॉर्मूला होता है बच्चों μ0 I अपॉन 2r. ये जो फॉर्मूला है ये तो होता है कॉइल के कारण, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है μ0 I अपॉन 2πr. यानी एक में पाई का फैक्टर आता है, एक में पाई का नहीं आता. ये स्ट्रेट वायर के कारण होता है, और ये होता है लूप के कारण. और अगर कॉइल है तो n टर्न्स होंगे तो हम ni लिख सकते हैं. तो यहाँ कॉइल लिखा हुआ है, तो कॉइल हम मान के चलें n टर्न्स होंगे, तो इसमें सही ऑप्शन ही आएगा μ0 I अपॉन 2r. अगर एक लूप है n इक्वल टू 1 है, अदरवाइज हम यहाँ पे लगा सकते हैं μ0 ni अपॉन 2r. तो ये एक्सप्रेशन होगा. नेक्स्ट है मैच द कॉलम. इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जब हम एसी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें इंडक्टर क्या करता है बच्चों, करंट को रोकता है. तो करंट को रोकेगा तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा, और कैपेसिटर वोल्टेज को रोकता है तो करंट आगे निकल जाएगी. तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे निकल जाता है, तो ईएमएफ इज अहेड ऑफ द करंट. कितना आगे निकल जाता है, π/2 से फेज में. और कैपेसिटिव सर्किट में उल्टा होता है, यानी कैपेसिटिव सर्किट में अब इसमें और भी ऑप्शन है, करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. तो अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, XC होता है यानी अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा की जगह मैं 2πf लिख सकता हूं. तो अब यहां से हम इफेक्ट देख रहे हैं, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो XC कम हो गया, XC कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी. तो बच्चों इसके सही ऑप्शन जो है ए का तो थर्ड है, और बी का हो गया सेकंड. सेम फेज में तब होती हैं जब रेजिस्टिव होता है सर्किट प्योरली, या रेजोनेंस के टाइम पर जब XL XC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. Fill in the blanks. The work done against the electric field in moving a unit charge from infinity to a point is called. ये डेफिनेशन है बच्चों पोटेंशियल की, तो यहां लिखेंगे हम पोटेंशियल. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. कोई डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया तो हम जानते हैं कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर यहां पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, ये सब हो जाते हैं 1/k टाइम्स, सो रिड्यूस्ड, इट विल डिक्रीज। नेक्स्ट फिर से मैच द कॉलम है, क्वेश्चन नंबर 27, वेरिएशन इन वेवलेंथ। तो उसको हम किससे एसोसिएट कर सकते हैं? अगर वेवलेंथ वेरी कराओगे आप तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर जाएगा। एंड रेशियो डेल्टा म्यू अपॉन डेल्टा लैम्डा। अब ये डेल्टा लैम्डा इन्होंने सिंबल यूज किया, एक्चुअल में वहां जो आना चाहिए वो येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 आता है, ठीक है। तो इसको हम लिंक कर सकते हैं स्पेक्ट्रल डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो ऊपर डेल्टा म्यू जो है वो आता है वॉयलेट और रेड के म्यू का डिफरेंस, तो हम बोलेंगे A फोर्थ एंड B फर्स्ट। फिर से फिल इन द ब्लैंक, बाय ज्वाइनिंग 2 इनपुट्स ऑफ ए नैंड गेट। अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट को आपने शॉर्ट कर दिया, बच्चों ये नैंड गेट का सिंबल, एंड में नॉट जोड़ा, आपने क्या किया, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट बन गया, जो कि पहचान है नॉट गेट की, तो यहां पे आएगा नॉट गेट। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको तब मिलता है जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जिसकी वैलेंसी 5 है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे डोपिंग करते हैं, और ट्राइवेलेंट करते हैं तो पी टाइप मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पार्टिकल मूविंग विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 7.2 जूल। तो आपको वैल्यू दी है 7.2 जूल, कोलाइड्स विद ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से जाके टकराता है। ये सब विजुलाइज करते हुए चलना है आपको, पार्टिकल गया टकराया और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया 360 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा। तो आप ये देख सकते हो सारी जो वैल्यूज है, मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, और यहाँ से हम कंप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.2 मीटर हमें मिल रहा है, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर। फिर इसका जो और पार्ट है उसमें बोला मास, कोई बॉल है 1 kg मास है, किसी पॉइंट ए पर है, हाइट जो है 20 मीटर अबव द ग्राउंड है, और फ्री फॉल हो रहा है, उसको बॉल को आपने छोड़ दिया, तो यहाँ उसकी कुछ एनर्जी है, फिर नीचे जाएगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो किस स्पीड से बॉल हिट करेगी ग्राउंड को, जस्ट ग्राउंड को टच होने से पहले, तो √2gh फॉर्मूला होता है, उससे हम निकाल सकते हैं। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ने वर्क किया है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसने लूज की, तो उसके चेंज के बराबर। तो इसकी कैलकुलेशन हम सिंपली कर सकते हैं यहाँ से। तो वेलोसिटी तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और W = mgs से वर्क डन आ जाएगा 200 जूल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है। Why should you move your hands backward? आप जब कैच कर रहे हो तो आपको हाथ पीछे क्यों ले जाने होते हैं बच्चों? अगर हाथ पीछे नहीं ले जाएंगे तो कई बार तो बॉल टकरा कर गिर जाती है और हाथ में चोट भी लगती है। तो हाथ पीछे ले जाकर हम टाइम इंटरवल डेल्टा टी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इंपल्स के कंसेप्ट में आपको सिखाया जाता है। ऐसे जब आप ऊंचाई से कूदते हो तो कूदते वक्त आप पैर जमीन पर जब टच होते हैं तो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाते हो, धीरे से हाथ भी टिका देते हो जमीन पर, जिससे कि टाइम इंटरवल बढ़ जाए। टाइम इंटरवल बढ़ने से जर्क कम हो जाता है, तो हम बताएंगे जर्क कम करने के लिए एक्सप्लेन करेंगे। यूजुअल क्वांटिटीज रिलेटेड विद एयर कैपेसिटर, यानी बीच में हवा है उसमें डाइलेक्ट्रिक, C0, E0, V0, ये कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया हुआ है। हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड विद C, E एंड V, जबकि सेम कैपेसिटर है और उसमें हमने मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का भर दिया है। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटी तो क्या हो जाती है बच्चों, K टाइम्स हो जाती है, तो C हो जाएगा K टाइम्स C0, ये इनिशियल थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k हो जाता है, पोटेंशियल 1/k हो जाता है अगर चार्ज सेम है, क्योंकि यहां ये नहीं दिया कि बैटरी कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड। अदरवाइज क्वेश्चन में हमें डिटेल चाहिए होती है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड और बैटरी डिसकनेक्टेड। तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। यहां जो लैंग्वेज यहां समझ में आ रहा है हमारे, वो समझ में आ रहा है कि चार्ज कर दिया है, तो चार्ज कांस्टेंट मानकर अगर हम जवाब देते हैं इसका, तो इसका जवाब बनेगा C0 जो है वो, ये तो एक्सप्लेनेशन है उसके पिछले वाले क्वेश्चन का, लेस इंजरी ऐसे करके वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। तो कैपेसिटी जो है वो K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स और पोटेंशियल 1/k टाइम्स। चार्ज क्यू रिमेन सेम, यानी डिसकनेक्टेड है बैटरी। हाँ, बैटरी अगर कनेक्टेड होती है तो बात और होती। और एनर्जी की के लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q²/½ Q²/c, यानी Q²/2c। उससे हमें पता चल रहा है कैपेसिटी चेंज होने पर क्या हो रहा है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर 220 मीटर, ये इसकी लंबाई दे रखी है आपको, रेडियस भी दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर।
तो सीजीएस से एसआई में बदलना पड़ेगा आपको 0.7 सेंटीमीटर को। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का आपने लगाया तो करंट 2 एम्पियर की प्रोड्यूस हो जाती है वायर में। तो रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, रॉ इक्वल टू रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस V अपॉन I हो जाएगा। तो RA/L से आप जब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है रेजिस्टिविटी का। आपने कैलकुलेशन की होगी तो आपके पास ये आया होगा, और ये हमने कन्वर्ट किया है πr² सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, तो एरिया निकाल लिया, और RA/L फॉर्मूला यूज करके हमने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट की, जो यूनिट के साथ आपको लिखनी है एग्जाम में, ओम मीटर। अगर ओम इंटू मीटर ये नहीं लिखते आप तो आधा नंबर कट जाता है। फिर इसका और वाला पार्ट है, या तो आपको ये करना था या फिर ये करना था। इन द फिगर गिवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट्स इन द आर्म्स AB, AD एंड BD। तो ये KVL लूप लॉ का क्वेश्चन है बच्चों, आपको लूप लेने होंगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में, और लूप लॉ लगाकर यानी इक्वेशन फ्रेम करके आप फाइनल करंट्स निकालेंगे। अगर आपने सही कैलकुलेशन की है तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांचेस की करंट। तो ये आपको कैलकुलेट करके देखना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट ये इक्वेशंस मैंने दिखाई, लूप 1 लूप 2, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये 3/2। नेक्स्ट इज रेनबो के बारे में आपसे पूछा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो के बारे में आप बताओगे कि कैसे फॉर्म होता है। अगर यहाँ ऑब्जर्वर है अर्थ सरफेस पर और ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो जो सन रेज आ रही हैं वो फर्स्ट टाइम रिफ्रेक्ट होती हैं, देन सेकेंड टाइम इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो बोलते हैं TIR होना जरूरी नहीं है। TIR तो तब होगा जब स्पेशल कंडीशन फुलफिल होगी, एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, देन फिर रिफ्रैक्शन हुआ और रे यहाँ तक पहुँचती है। तो इसमें जो कलर्स का सीक्वेंस होता है बच्चों वो रिवर्स हो जाता है, और ये होता है विबग्योर का उल्टा, यानी जैसा प्रिज्म में मिलता है वैसा आपको रेड मिलेगा ऊपर और वायलेट मिलेगा नीचे प्राइमरी रेनबो में। तो प्राइमरी रेनबो को आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंगल की डिटेल दे सकते हैं। ये एंगल अराउंड 42 डिग्री होता है जहाँ पे आपको ये दिखता है। फिर इसी में और वाला पार्ट था जहाँ आपको पूछा व्हाइट लाइट। ये बच्चों हर साल आता है NIOS के पेपर में। व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, कभी प्रिज्म का पूछते हैं, कभी लेंस का पूछते हैं। तो डिस्पर्शन के बाद क्या होने वाला है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा ओरिजिनल डायरेक्शन से, तो उसका रीजन भी आपको बताना है। तो व्हाइट लाइट जैसे आपने डाली तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। इसके लिए आप प्रिज्म वाला डायग्राम अपने मेमोरी में रख सकते हैं। अगर आपने प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाली है, ये स्प्लिट हो गई, तो सबसे ऊपर जो होगा वो रेड होगा और सबसे नीचे जो होगा वो वायलेट होगा। तो सबसे ज़्यादा बैंडिंग किसकी हो रही है, वायलेट की हो रही है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है हमें कौन कितना बैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एटम को एक्साइट किया आपने एनर्जी लेवल E1 से ग्राउंड स्टेट में लाया आप E0 पर, तो वेवलेंथ निकालनी है जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी। वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू SC अपॉन E1 माइनस E0। एनर्जी की वैल्यूज डालकर हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ निकालने का तरीका। और मैं आपको बोला रिडबर्ग कांस्टेंट जो हाइड्रोजन एटम के लिए इतना है, ये रटा हुआ होता है, हमको कांस्टेंट की वैल्यू पेपर में भी दी रहती है। शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स, यानी शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। ये तो हो गई सबसे कम एनर्जी यानी सबसे लंबी लाइन, लॉन्गेस्ट, ये आपको समझना है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 में ये सबसे छोटी लाइन हो गई। तो इन दोनों को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, इससे वेवलेंथ निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड, लैम्डा को आपने डबल कर दिया, हाउ विल द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स चेंज। वेवलेंथ को डबल कर देंगे तो एनर्जी कम हो जाती है, तो एनर्जी क्या रह जाएगी, आधी रह जानी चाहिए। और बी पार्ट में पूछा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वाट पर मीटर स्क्वायर हम निकालते हैं, तो उसको डबल कर रहे हैं। हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी, पर काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंगली हमारे आंसर्स जो होंगे बच्चों ये होगा ई तो आधे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी, ये आपको लिखना था। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्विक टिप दिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो अगर
आपने ड्रॉ किए हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए, तो उसको तो हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। जितने भी सेमीकंडक्टर है सभी के लिए हम करंट को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर और वोल्टेज को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर। यहाँ करंट जेनर डायोड के लिए जब हम प्लॉट करेंगे तो बच्चों ये माइक्रो एम्पियर में होती है करंट, और वोल्टेज तो वोल्ट में है ही सही। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, शुरू में करंट बढ़ती है, कांस्टेंट हो जाती है, और फिर ब्रेक डाउन पर करंट एकदम से बढ़ती है। माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट है, इसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आपको ये ग्राफ बनाकर बताना था जेनर ब्रेकडाउन, और इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करनी थी। ब्रेकडाउन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बीडी। थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करना था कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होती है, वैसे तो खाली डायग्राम बनाना है उतना काफी है, पर हम क्या करते हैं, हम एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो साथ में कुछ लैंग्वेज वगैरह लिख देते हैं इसमें, जो भी उससे रिलेटेड है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि हाँ यहाँ पर जो जेनर ब्रेकडाउन हो रहा है वो फील्ड एमिशन की वजह से हो रहा है ना। फिर आपको बोला फुल वेव रेक्टिफायर, इनपुट आउटपुट सिग्नल्स डायग्रामेटिकली बनाओ और उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। थ्योरी में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मर रहेगा, फिर 2 पीएन जंक्शन डायोड रहेंगे, दोनों के पी साइड ए की तरफ होने चाहिए या एन साइड ए की तरफ। फिर वहां से हम आउटपुट देते हैं लोड रेजिस्टेंस को, और इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म में हम दिखा सकते हैं डिटेल कि अगर इनपुट वेवफॉर्म जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी रहेगी उससे डबल हो जाएगी आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक वेवफॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग 2 पल्स मिलने वाली हैं। तो ये आपके थ्योरी में, इसलिए मैं यहाँ पे बनाकर नहीं दिखा रहा। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में 2 डायोड, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, जो दोनों हाफ साइकिल यूटिलाइज हो रही हैं। इनपुट एसी साइनोसॉइडल वेव है और दोनों हाफ मिलेंगे तो डबल हो जाएगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, हाउ डज ए साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन बच्चों सीबीएसई सिलेबस में तो नहीं है, पर एनआईओएस सिलेबस में है साइक्लोट्रॉन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम यूज करते हैं कंबाइंड लॉरेंज फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ये पूरा आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। मैं यहाँ पे कुछ भी इसमें नहीं ले रहा हूँ, उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा आउटलाइन। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ रेड कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। जब स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी डायल्यूशन हो जाएगा कलर्स का, जैसे रेली ने स्कैटरिंग क्राइटेरिया दिया, ऐसे आपके रमन वाला भी आता है उसमें क्वेश्चन, रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। तो रेली ने क्राइटेरिया दिया कि स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4। तो हम जानते हैं कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। और एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सन जो है बच्चों हॉरिजन पे है, क्षितिज पर। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में लेता हूं तो एटमॉस्फेयर में सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी x कंपेयर टू जब सन टॉप पर होता और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती y। तो y डिस्टेंस कम होती, x डिस्टेंस ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से बार बार स्कैटरिंग होती है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो डाइल्यूट होकर रिमूव हो जाती है। तो बाकी जो बचा हुआ है व्हाइट लाइट या सनलाइट माइनस स्कैटर्ड लाइट विच इज रेड इन कलर, दैट्स व्हाई सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और साइक्लोट्रॉन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये आप जानते ही हैं, आपके थ्योरी में है पूरी डिटेल। 39 डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन। आपको पहले डिफाइन करना है इसको, किस कंडीशन में डेविएशन कॉज बाय प्रिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बाकी फैक्टर हट जाए तो ऐसा बच्चों थिन प्रिज्म के केस में होता है, तो यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। एंगुलर डिस्पर्शन को आप डिफाइन करने में फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। एंड कंडीशन फॉर डेविएशन प्रोपोर्शनल टू म्यू, उसके लिए हम स्मॉल एंगल प्रिज्म लेते हैं, तो ये कंडीशन निकल के आती है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, 25 ग्राम बॉल रोल्स अलोंग ए टेबल, घूमते हुए जा रही है, स्पीड 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, हाउ लार्ज इज इट्स एसोसिएटेड वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा रहेगी। यानी डी ब्रोगली वेव का ये क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। प्लांक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, क्या हमें वो वेव दिखाई देगी, कैन वी ऑब्जर्व दैट,
उसका कारण आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, कैलकुलेट करके निकालें। हमने फॉर्मूला लगाया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू h/p h/mv। तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं है बच्चों, बहुत ही छोटी है एटॉमिक साइज से भी, 10⁻32 वी कांट ऑब्जर्व विद आवर आईज, बिकॉज ये बहुत छोटी है इसलिए ऑब्जर्वेबल नहीं है। 41 सेक्शन बी में हम चल रहे हैं। नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन आपसे पूछा है। तो ये 2 तरह के जो ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन जो अभी हमने डिस्कस किया था, दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन में तो फील्ड एमिशन की वजह से होता है, लो वोल्टेज पे हो जाता है, और एवलांच ब्रेकडाउन जो है उसके लिए वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। एवलांच ब्रेकडाउन रिवर्सिबल नहीं है, एक बार एवलांच ब्रेकडाउन हुआ डायोड जलकर खत्म हो जाएगा ड्यू टू लार्ज करंट फ्लो, पर जीनर ब्रेकडाउन में हम डायोड को यूज करते हैं कंटिन्यूअसली। तो डिफरेंशिएट करना था दोनों में, 2 पॉइंट्स दोनों में बताने थे आपको। तो जैसा कि अगर हम जीनर डायोड बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखें जिससे कि डिप्लीशन लेयर के विड्थ कम हो जाए। डिप्लीशन लेयर के विड्थ कम होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि V/D होता है, अगर ये विड्थ कम होगी डिप्लीशन लेयर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का हो जाएगा। जब इस ऑर्डर का होगा तो फील्ड एमिशन स्टार्ट होगा। और अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ हमने कम रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन के ऑर्डर का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज और हाई करना पड़ेगा। जब वोल्टेज हाई करेंगे तो इतनी हाई वोल्टेज लेकर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास बहुत सारी एनर्जी होगी और वो जाकर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको भी निकाल देगा। ये 2 मिलकर फिर 2 और को और निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देगा और सेकेंडरी एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक लैंडस्लाइड, ऊपर से पत्थर गिरा ऊंचे पहाड़ से, उसमें बहुत सारी एनर्जी दूसरे पत्थर से टकराया, उसको भी लुढ़का दिया। इन दोनों ने 2 और से टकरा कर उनको भी लुढ़का दिया। तो इसको रोक नहीं सकते हम, ये एक बार स्टार्ट हो गया, इसी को कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है और पार्ट में लॉजिक सिंबल्स बनाने थे आपको, और गेट का, एंड गेट का आप बना सकते हैं। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन एंड गेट विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग बल्ब टू इलेक्ट्रिक स्विचेस, यानी इसका रियलाइजेशन सर्किट आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल है, दिया हुआ आपके थ्योरी में सब कुछ, और ये आउटलाइन दे दी इसमें। एंड गेट को जब आप दिखाएंगे तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन वहां पर मेंशन करेंगे, A into B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए बच्चों। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या आसान कर दिया गया आपके लिए, देखिए डेरिवेशन नहीं है बड़ा, ना कोई बड़ा न्यूमेरिकल है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जैसे केमिस्ट्री के पेपर में सीबीएसई में करते हैं बड़े 5 नंबर के सवाल को। तो 4 पार्ट इसके बन गए हैं, तो आप पर पार्ट आंसर लिख सकते हो सीक्वेंस में। सीक्वेंस आपको मिसमैच नहीं कराना है, सीक्वेंस में लिखना है। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस को डिफाइन कर दिया। व्हाई वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस तभी ऑब्जर्वेबल होगा, नहीं तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। डज द इंटरफेरेंस फिनोमिना नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, जो एनर्जी का लॉस हुआ डार्क फ्रिंज पे, वो एनर्जी चली गई ब्राइट फ्रिंज पे, तो ओवरऑल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। सो कोई वायलेशन नहीं हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। शो दैट इन इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज 4 times द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। इसके लिए आपको डेरिवेशन है छोटा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, वो दिखाना है कि जो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी 4 times I0 होगी, ये मानते हुए कि दोनों स्लिट आइडेंटिकल है, दोनों से बराबर इंटेंसिटी निकल रही है। और में था राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ए पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। उनमें दोनों में अंतर क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कन्फाइंड हो जाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अनपोलराइज्ड लाइट में वो सभी प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स? तो ट्रांसवर्स होना इस बात की पहचान है कि उसका पोलराइजेशन पॉसिबल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते, तो उसके बेसिस पे हम समझा सकते हैं ट्रांसवर्स नेचर लाइट को हमने पास किया 2 पोलराइड से, एक पोलराइजर का काम कर रहा है, एक एनालाइजर का। जैसे इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा, बाहर हमें कोई लाइट नहीं दिखेगी, यानी अंधेरा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी वैरी करेगी, यानी पोलराइजेशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली वो लाइट जो है नेचर में ट्रांसफर्स है, या वो वेव ट्रांसफर्स नेचर की है। डू साउंड वेव इन एयर एग्जिबिट पोलराइजेशन? साउंड का पोलराइजेशन हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, नॉट पॉसिबल। द पोलराइजिंग एंगल फॉर ए मीडियम 60 डिग्री, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 60 डिग्री। आपसे सीधे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ब्रूस्टर लॉ यहाँ काम करता है, तो ब्रूस्टर लॉ से हम इसका जवाब दे सकते हैं, म्यू इक्वल टू 10 IP, तो इससे हमें मिलता है √3 1.73। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 43,
जिसमें पार्ट ए पार्ट बी, यहाँ 2 पार्ट हैं, और ये मैकेनिक्स से आपका क्वेश्चन व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम वो आपको बताना है, जिसमें हम सारे फोर्सेस लगाकर दिखाते हैं इंडिविजुअल बॉडीज पर। प्रोसीजर बताना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप वहाँ पे लिख देंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, लॉजिक क्या होता है। 2 ब्लॉक आपको दिए हुए, मास m1 m2 है, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस स्मूथ है यानी फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक ऑफ मास m2 इज पुल्ड बाय फोर्स, उसको हमने खींचा पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, F अपॉन m1 प्लस m2। और टेंशन कितनी होगी, टेंशन जस्ट इतनी होगी कि m1 को एक्सेलरेशन ए से चला सके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी पूरे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला और फिर फोर्स को हमने मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट और पार्ट में व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारे बच्चे जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जाम्पल से आपको समझाना था, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे पेंडुलम में या स्प्रिंग में काइनेटिक से पोटेंशियल, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, और पेंडुलम में भी काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक कंजर्व रह रही है। दूसरा पार्ट है प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो इसमें एक डायग्राम हम बनाएंगे, बॉल को गिरते हुए दिखाएंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल है mgh, लोअर मोस्ट पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है, बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे, आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक, ऐसा हम दिखा सकते हैं। यानी सम अगर लेंगे तो सम कांस्टेंट रहने वाला है, हर बार mgh आएगा, तो टोटल एनर्जी mgh रहने वाली है। तो बच्चों ये पूरा पेपर हमने डिस्कस किया, आपने देखा होगा कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही ईजी था NIOS का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।